Hello everyone, welcome to the new topic and very interesting and very important topic that is called मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब देखते हैं बच्चे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट है, किसकी क्या यूटिलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे छोटे कई बार क्वेश्चन कंसेप्चुअल जो है वो इस टॉपिक से पूछ ले जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन साथ में मैं बताऊंगा कि इसके जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो उसको ढंग से आप सुनिएगा, पहले ढंग से इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। पहले तो ये समझ लो कि बेटा मीटर ब्रिज नाम से क्या पता लगता है। मीटर ब्रिज का मतलब है कि 1 मीटर के लेंथ का कुछ जिक्र होना चाहिए। अभी जो 1 मीटर की लेंथ का जिक्र है वो क्या है, किस चीज का जिक्र है? वो है हमारे पास इस वायर का, ए से लेकर बी तक एक वायर है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस वायर है, अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ मैंगनीन, दिस वायर इज ऑफ मैंगनीन अलॉय। तो अलॉय है तो रेजिस्टेंस अच्छा होगा, ठीक है। तो पहले देख लो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं। मीटर ब्रिज में क्या होता है बच्चे, एक 1 मीटर की जो वायर होती है वो एक बोर्ड के ऊपर, एक बेसिकली वुडन बोर्ड होता है, ठीक है। उस पर एक स्केल लगा होता है, येलो से कलर का स्केल होता है 100 सेंटीमीटर तक का, यानी कि 1 मीटर का। उसके ऊपर क्या होता है, एक वायर, मैग्नेट वायर जो होती है उसको खींचा जाता है, यानी कि उस वायर को लगाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है ये है 1 मीटर, 0 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर है, ओके, सेंटीमीटर। अब सुनो साथ में और क्या क्या है। ये जो आपको दिख रहा है एल शेप, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, ये क्या है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। अब ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स जो है ये किस काम के लिए लगी हुई है? आपसे पूछते हैं कई बार कि व्हाट इज द पर्पस फॉर विच थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड फॉर मीटर इन मीटर ब्रिज। तो ये जो थिक कॉपर स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये एल शेप और ये एल शेप, इसका काम क्या है? ये बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो कॉपर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, थिक है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ गया तो फिर रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। दैट मीन्स दे एक्ट फॉर द कनेक्शन, दैट मीन्स दे बेसिकली हेल्प इन द कनेक्शन बट डू नॉट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट। रेजिस्टेंस कम रहेगा लेकिन कनेक्शन करने के काम आएगा, कि यहां से इस वायर को यहां कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन के लिए तो ये बढ़िया काम करेगा। लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेस होता है काफी, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, देयरफॉर ओवरऑल इट डज नॉट इम्पैक्ट गिव एनी इम्पैक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट, ठीक है। अब देखो ये कॉपर स्ट्रिप थी हमारे पास, फिर अब हमारे पास ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए क्या हमको पता है, किस तरीके का होता है रेजिस्टेंस बॉक्स? देखो रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ इस शेप का होता है। यहां पर क्या होता है, कीज लगी होती है, जैसी कीज आपकी उसमें लगी होती है, नॉर्मल जो की होती है ना कनेक्शन वाली, उसमें ऐसे कीज लगी होती है। और ये कीज जो होती है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की होती है। यहाँ कुछ टर्मिनल्स लगे होते हैं दो, जहां से आप वायर कनेक्ट कर देते हो। जैसे 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये मान लो 6 ओम का हो गया। इस तरीके से यहाँ लिखा होता है कितने ओम का क्या चीज है। तो अगर आप इसमें से ये की निकाल लेते हैं, मान लीजिए इसको निकाल लेते हैं बाहर रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स 2 ओम ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज 2 ओम इन दिस केस, ठीक है, राइट। अगर आप इस की को लगा देते हैं तो इस टाइम ये रेजिस्टेंस बॉक्स कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिंपल सर्किट का कनेक्शन कर रहा है। तो अगर मैं इसको भी निकाल देता हूं और इसको भी निकाल देता हूं, ये 2 ओम की और 2 ओम की निकाल ली, तो अल्टीमेटली अब इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, यानी ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते चले जाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का फायदा क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स का फायदा ये है कि ये एक नोन रेजिस्टेंस है। नोन का मतलब हमें पता होता है कि हम कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। नॉर्मली आप सोचिए कि आपको जितनी भी चीजें रेजिस्टेंस निकालने के लिए देते हैं, एक वायर दे देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, हमें कहाँ पता होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और जो हम आंसर निकालते हैं वो भी हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली सही होगा कि नहीं होगा, कितना अप्रोक्सीमेशन में होगा। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में फायदा क्या होता है कि वहां लिखा हुआ है कि आप ये की निकालेंगे तो इतने ओम का रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा, ये की निकालेंगे तो इतने ओम का रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा। तो ये फायदा होता है, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन मेकिंग अ नोन रेजिस्टेंस, जिसको हम पहले से जानते हो। तो वही रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमारे पास है आर, ये होता क्या है, ये एक नोन रेजिस्टेंस होता है। मैं लिख देता हूं उसको कि दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, जिसको हम जानते हैं पहले से, ठीक है। दूसरा वहां पे क्या लगा हुआ है, यहां लगा है एक एस रेजिस्टेंस, जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये इसका काम भी है कि अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए
डिवाइस यूज होती है। अभी लिखेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे दूं, उसके बाद हम इसको लिखना चालू करेंगे। एस जो था हमारे पास वो था अननोन रेजिस्टेंस, अननोन। अभी अननोन रेजिस्टेंस मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको नाइक्रोम वायर दे देंगे या कोई दूसरी रेजिस्टेंस वायर दे देंगे, एक छोटा सा पीस उसका दे देंगे, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और फिर उसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब ऑब्वियस बात है कि उस वायर को देख के तो आप उसका रेजिस्टेंस बता नहीं सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स को तो देख के बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन वायर को देख के नहीं बता सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो होगा नॉन रेजिस्टेंस, और जो यहाँ पे वायर आप लगाएंगे वो होगा अननोन रेजिस्टेंस, और हमको मीटर ब्रिज से उसी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या चीज है। ये जो आप बीच में गैप देख रहे हैं, इन सब का नाम पता होना चाहिए आपको। जिस गैप में मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा रखा है, ये तो सेंटर है, दिस इज सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसको मैं सी बोल देता हूं यहाँ पे, सी इज सेंटर। तो इस सेंटर पॉइंट जो है, इसके इधर की ओर जो गैप है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, क्योंकि लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका नाम है लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप। एक बार नाम याद रखना है, ठीक है, फिर मैं सर्किट को सिंपल कर दूंगा। लेफ्ट गैप ये हो गया, और जो सेंटर के राइट साइड में लगा है, इसको बोलते हैं राइट गैप। इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स में कहीं लिखा होगा कि इन द लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज कनेक्टेड, इन द राइट गैप दिस वन इज कनेक्टेड, तो पता होना चाहिए कि लेफ्ट गैप और राइट गैप है क्या। तो हमारी मेमोरी में तुरंत ये डायग्राम आ जाना चाहिए कि अच्छा लेफ्ट गैप ये था, राइट गैप ये था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता, एक बार पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब देखो बेटा, ये लेफ्ट गैप में लग गया रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि नॉन रेजिस्टेंस, राइट गैप में लग गया अननोन रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इधर की ओर अननोन और इधर नोन लगाएं, उल्टा भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब इधर वाले को निकालना होगा, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हम मान लेते हैं कि यहाँ नोन लगा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की वायर लगी हुई है, ठीक है, ओके। अब सुनिए, ये क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया कि जो ए से लेकर बी तक एक वायर जा रही है ना, दिस इज मैंगनीन वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, ठीक है, अलॉय होता है बेसिकली। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ठीक। प्लस ये बात आपको इंश्योर करनी होती है कि यहां से लेकर यहां तक इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, बिल्कुल सेम एरिया, थिकनेस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कहीं मोटा कहीं कम पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी थिकनेस चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, लेस एरिया मोर रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, तो यूनिफॉर्म एरिया की रहनी चाहिए। दूसरी बात, सेम मटेरियल की बनी हुई है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी थ्रू आउट, क्योंकि एक ही मटेरियल है, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है नीचे लग रखा है, जो ब्लू ब्लू कलर से मैंने लाइन बना रखी है, ये मीटर स्केल है आपके पास, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक शो कर रहा है, क्योंकि आपको रीडिंग लेनी होती है जहां पर स्केल से आपको पता लगता है कि आप कितने सेंटीमीटर पे हैं। लेंथ के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सी पॉइंट के साथ जो सेंटर टर्मिनल है, यहां से कनेक्ट कर रखा है हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है बेसिकली वो एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जनरली 10,000 ओम का हो सकता है। उस 10,000 ओम के रेजिस्टेंस बॉक्स से हम क्या करते हैं, 2,000 ओम की निकाल लेते हैं। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू जो है वो 10,000 ओम की है, लेकिन हमें 10,000 नहीं ऑफर करना, हम इसको 1,000 2,000 ओम ऑफर कर सकते हैं, वो एक अच्छा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। अब मेन बात है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। अगेन एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन का आंसर ये था, क्वेश्चन क्या था आपके पास, व्हाट पर्पस द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। ये यहां भी आएगा और ये पोटेंशियोमीटर में भी आएगा, दोनों का आंसर सेम है। सो दैट, आंसर क्या है, सो दैट टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट्स व्हेन जॉकी इज फार अवे फ्रॉम बैलेंस पॉइंट। अभी धीरे धीरे करके मैं जिक्र करता हूं इस बात का कि क्या है। बस ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस गैल्वेनोमीटर की प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर की प्रोटेक्शन कब करनी है आपको, जब इसके अंदर से हाई करंट जाएगी। गैल्वेनोमीटर जो है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो छोटे मोटी करंट को इधर उधर सेंस कर लेता है, लेकिन अगर ज्यादा करंट उसे फ्लो करेगी तो वो डैमेज हो सकता है। तो उस चीज को डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। यहां से गैल्वेनोमीटर से नॉर्मली कनेक्शन कैसे होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स से फिर पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट कर देते हैं, और फिर नेगेटिव टर्मिनल जो गैल्वेनोमीटर का होता है वो कनेक्ट होता है एक की से, विच इज कॉल्ड जॉकी। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं जॉकी। अब वो देखने में कैसा है मैं आपको बता देता हूं। जॉकी देखने में ऐसा होता है, ये यहां एक स्क्रू होता है, ठीक है, और इस तरीके से ब्लैक कलर का ये ऊपर का कवर सा होता है इसका, इसके ऊपर ऐसी करके फाइन लाइन सी होती है। उसका कोई काम नहीं है बेसिकली, वो इस तरीके से है कि अगर इसकी ग्रिप अच्छी हो,
आप इसको होल्ड अच्छी तरीके से करें। और इसका जो आगे का पार्ट होता है वो होता है फ्लैट। अब ये फ्लैट कैसा होता है, आपने हाइलाइटर पेन देखा हो, हाइलाइटर पेन जो होता है वो आगे से फ्लैट होती है, उसकी निब जो होती है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, ऐसा ही फ्लैट होता है, थोड़ा उससे बड़ा, ठीक है, मेटालिक होता है। तो ये आपके पास आगे से ऐसा होता है, फिर ये ग्रिप बनाने के लिए आपके पास ये है, और साथ में एक स्क्रू लगा होता है। अब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव है, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है गैल्वेनोमीटर का वो कनेक्ट होता है जॉकी के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल जो गैल्वेनोमीटर का होता है वो कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। इसका मतलब यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स के पास, रेजिस्टेंस बॉक्स में तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है, तो आप यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल कनेक्ट करिए, और दूसरा टर्मिनल जो है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव होता है उसको कनेक्ट करिए जॉकी से। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो अब ये जॉकी का फायदा क्या है, इसका क्या फायदा है, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ये जो वायर है ना, इसके ऊपर हम इस वायर को, देखो ये तो हमारे पास मैग्नेट वायर थी, और ये हमारे पास था गैल्वेनोमीटर की वायर, इस गैल्वेनोमीटर से जो वायर जा रही है इसको मैं कंफर्टेबली इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकूं, स्लाइड, स्लाइड वायर ब्रिज ये भी नाम है इसका, क्योंकि स्लाइड कर सकते हैं वायर के ऊपर इसको, ठीक है। तो अगर स्लाइड वायर ब्रिज, अगर इसको मैं स्लाइड करता हूं इसके ऊपर, तो मेरे लिए कंफर्टेबल कब रहेगा, कंफर्टेबल तब रहेगा जब मुझे एक ऐसा स्मूथ कांटेक्ट मिल जाए जो कि वायर के ऊपर आराम से रगड़ता हुआ चला जाए, बिल्कुल टच होता हुआ। लेकिन अगर मान लो कि वैसा स्लाइडिंग कांटेक्ट ना हो, मैं सिंपल वायर ले लूं, तो वायर वो कभी कनेक्ट हो सकती है, कभी डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो गड़बड़ हो सकती है। हमें एक स्मूथ कांटेक्ट चाहिए, इसलिए हम जॉकी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जॉकी आपने यहां पे लगा दी इस जगह पे जहां जे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप इस पूरे सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो क्या करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को फाइनली हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, वो आपका बैटरी एलिमिनेटर होता है जनरली, साथ में एक की लगी हुई है। जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी बैटरी के, यहाँ से घूम के ए टर्मिनल पे आएगी, फिर ईजिली बिल्कुल कॉपर स्ट्रिप से चली जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस का बहुत कम है, यहाँ से घूम के रेजिस्टेंस बॉक्स पे जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से घूम के पूरी यहाँ से करंट फ्लो करके यहाँ से ऐसे आ सकती है। अब क्या है, मीटर ब्रिज जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। अब ये बैलेंस किस तरीके से होता है, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, यानी कि मीटर ब्रिज बेसिकली किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज पे किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पे काम करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो ये बताती है कि व्हेन इट इज बैलेंस्ड देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जीरो दिखाता है जब वो बैलेंस होता है तब, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले होता क्या है, देखो जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे लैब में तब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल कराता रहता हूं तो इसलिए मुझे पता है एग्जैक्टली कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसको देखिए आप कि गैल्वेनोमीटर में जो आपने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया, जॉकी को लगा दिया, मान लीजिए जॉकी है और ये इसका टिप है जिसको वायर के ऊपर मैं स्लाइड कर सकता हूँ। तो जब आप पूरा सेटअप कर लेते हैं तो क्या करते हैं आप, गैल्वेनोमीटर को, इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो ये होता है, गैल्वेनोमीटर से आगे कौन सी क्या जुड़ रखा है, जॉकी जुड़ रखी, तो जॉकी का जो फ्लैट नेब होता है उसको आप ए टर्मिनल के पास टच कराते हैं, तो आप देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है मान लिया कि इधर की ओर डिफ्लेक्शन देता है। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में जीरो सेंटर में होता है, वो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दे सकता है, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो आपने यहां टच कराया तो देखा गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, फिर आपने इसी जॉकी को यहां टच कराया बी पे तो देखा गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, दोनों साइड। अगर ये दोनों साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है देन योर सर्किट इज ओके। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने ए पे टच कराया तो भी डिफ्लेक्शन इधर है, बी पे टच कराया तो भी डिफ्लेक्शन इधर है, देन इट इज रॉन्ग। आपने कहीं सर्किट में या तो वायर गलत जोड़ दी है या फिर आपने कहीं कनेक्शन लूज कर रखे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपने वायर वगैरह जोड़ी थी यहाँ पे वो कहीं लूज कनेक्शन रह गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब यू हैव टू रीचेक योर सर्किट, ठीक है बेटा। तो चलो खैर अब बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने गैल्वेनोमीटर को टच कराया यहाँ पर, मतलब जॉकी को यहाँ टच कराया तो देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, उधर टच कराया तो देखा दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अब क्या करते हैं हम, जब इस सर्किट को ऑन कर देते हैं, या रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कोई पर्टिकुलर की निकाल ली 4 ओम की या 6 ओम की जो भी आपको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक था अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, वो आपने वायर लगा रखी। अब क्या करते हैं कि आप इसको यहां से स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते 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 कहां तक स्लाइड करके ले जाते हैं, आप इसको तब तक स्लाइड करते रहते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर जीरो ना दिखा दे, यानी कि नल पॉइंट ना आ जाए, बिकॉज दिस डिवाइस एक्ट्स ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड, यानी कि डिफ्लेक्शन जब तक नल ना हो जाए तब तक आपको करना है। तो यहां से घुमाते 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 कोई एक पॉइंट बनेगा, कोई एक जगह ऐसी आएगी जहां पर गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल जीरो दिखाएगी ऐसे। वो जो जीरो पॉइंट होगा जहां पर वो बिल्कुल, वो जो पॉइंट होगा जहां पे जीरो दिखाएगा उसको बोलते हैं नल पॉइंट, नल, NULL, नल पॉइंट।
अब नल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं इसको, नल का मतलब है जीरो बेसिकली, जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाए, ठीक है। तो इस टाइम इस पूरी ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं जारी होगी, इसलिए गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। जब आपने स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे लगाया था जॉकी को, तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत हाई करंट जा रही है उस टाइम पर। अगर बहुत हाई करंट जा रही है और आपने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा रखा है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा रखा, तो वो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकती है। तो आप हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने से क्या होता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, अमाउंट कम हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है। नल पॉइंट पर तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ ना लगाओ मैटर नहीं करता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, करंट ही नहीं आ रही। लेकिन जब वो नल पॉइंट से दूर होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई तुक्के से आप सीधा लगाओगे और जीरो सीधा ही जीरो आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो गैल्वेनोमीटर से करंट तो जाएगी जब इधर उधर करोगे, तो जब उससे करंट जा रही होगी तो वो करंट एक्सेस ना हो जाए, गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो जाए, इसलिए हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, विद व्हाट पर्पस द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन विद गैल्वेनोमीटर इन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, दोनों के में सेम ही आंसर है। तो आप क्या आंसर देते हैं, सो दैट टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द पैसेज ऑफ हाई करंट विच में डैमेज इट। ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब सुनो, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आराम से इस डायग्राम को बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से रिवाइंड करके इस डायग्राम को तमीज से बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत, जब भी एक मीटर ब्रिज आएगा तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में लिखी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको लेफ्ट गैप राइट गैप लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं वो सब चीजें मिटा देता हूं यहां से जो आपको डायग्राम में इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। थिक कॉपर स्ट्रिप मैंने बता दी कहां पर है, लेकिन फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, नॉट रिक्वायर्ड इन द डायग्राम, ठीक है। बना दिया तो ठीक है, नहीं बनाया कोई बात नहीं। अब सुनो बच्चे कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या समझना है, फिर हम बात करते हैं कि वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज मीटर ब्रिज, तो क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखोगे इट इज अ डिवाइस which is used to measure the value of unknown resistance, value of unknown resistance। जो अननोन रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका काम आता है। दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। अगर आपसे पूछते हैं कि डिफाइन मीटर ब्रिज, तो आप ये लिखेंगे इसके अंदर, एक ऐसी डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आती है, ठीक है। फिर आपसे साथ में पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो क्या प्रिंसिपल था, अभी मैंने आपको बताया था, ये एक्ट करता है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ balancing condition of Wheatstone bridge, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और वो क्या होती है, दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S, ये कंडीशन होती है, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करता है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज एंड व्हाट इज इज प्रिंसिपल, ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, ये किस चीज के ऊपर काम करता है। कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिया, ये कैसे वर्क करेगा, कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा जिससे हम मीटर ब्रिज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और कैसे ये अननोन रेजिस्टेंस निकालता है। अब भाई अननोन रेजिस्टेंस बताने के लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, कि किस फॉर्मूले से अननोन रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। राइट, अब सुनो बच्चे, सबसे पहली बात, आपको पता है जब बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की बात मैं कर रहा हूं तो उसमें 4 रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं, लेकिन आपको कितने दिख रहे हैं, आपको दो दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, यहां तो कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा। तो आपके मन में ये बात आती है कि जब 4 रेजिस्टेंस नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे लग रहा है। तो मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो वायर आप देख रहे हैं ना AB, ये कैसी वायर है, रेजिस्टेंस वायर, मैग्नेट वायर, इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो जब आप इसको यहाँ जे पे, जब आप कॉन्टेक्ट पे लेके आते हैं, नल पॉइंट जब आ जाता है, तो नल पॉइंट आने के बाद क्या हुआ, ये पूरा बैलेंस हो चुका। तो उस केस में यहां से लेकर यहां तक, यानी ए से लेकर जे तक एक पार्ट हो गया वायर का,
और जे से लेकर बी तक हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द वायर। तो मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जिसपे वो बैलेंस होता है उसकी लेंथ है L, विच इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ, इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। और यहां से लेकर यहां तक ये जो इसकी लेंथ है इसको मैं बोलता हूं 100 माइनस एल। ऑब्वियसली 100 माइनस एल होगी, जब ये L है तो ये 100 माइनस एल बचेगा। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो उधर 60 बचेगा, ये 30 है तो उधर 70 बचेगा। ऑब्वियस है, 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ थी, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर जो जे तक वायर का रेजिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं कि ये पी है, ठीक है। और जे से लेकर बी तक की जो वायर का रेजिस्टेंस को मैं क्यू मान लेता हूं। तो आप चेक कर सकते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, वैसा ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट डायग्राम वैसा ही है। इधर पी लिखा है, इधर क्यू लिखा है, ये पीछे आपके पास ये बीच में क्या हो गया, ये आपके पास ब्रिज हो गया जिस पर गैलोमीटर लगा है, और ये हो गया आर अपॉन एस। ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जो इसका आंसर निकालें आर अपॉन एस का, वो लेंथ के फॉर्म में निकालें। अब ये कैसे होगा इसको चेक करो। सबसे पहली बात ये हो गई कि देखिए मैं लिखता हूं फॉर लेंथ ए जे, लेंथ ए जे, ए से लेकर जे तक जो लेंथ थी, ठीक है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं। आपको याद होगा फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला तब लगता है जब लेंथ आपको वायर की दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, उसका मटेरियल दे रखा हो, तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। वायर जो हमारे पास है उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, ठीक है। मटेरियल आपके पास मैग्नीन है तो उसकी पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होगी। लेंथ के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे पता लगता है कि अगर मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये इसका मतलब निकलता है। तो अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, क्योंकि ए से लेकर जे तक जो वायर थी उसके रेजिस्टेंस को मैंने आर डी मान रखा, आर तो मैंने इधर मान रखा है इसको, नॉन रेजिस्टेंस को, ठीक है। मैंने जो इसके रेजिस्टेंस को मान रखा है वो पी मान रखा है, तो मैं क्या लिखता हूं फॉर लेंथ ए जे रेजिस्टेंस पी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर लेंथ जे बी, जे से लेकर बी तक, यहां तक के रेजिस्टेंस को मैंने क्यू मान रखा है, तो उसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा रो 100 माइनस एल अपॉन ए। चेक करो, दोनों ही केस में एरिया को मैंने ए मान रखा है, क्यों, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म एरिया। दोनों ही केस में रेजिस्टिविटी को मैंने रो मान रखा है, रो 1 रो 2 नहीं माना, क्यों, बिकॉज इट इज ऑफ द सेम मटेरियल। यहां भी अगर मैग्नीन है तो यहां भी तो मैग्नीन है, सेम मटेरियल है। तीसरी बात, लेंथ अगर ए से लेकर जे तक एल थी, ए से लेकर जे तक अगर लेंथ एल है, तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी, 100 माइनस एल। तो जब मैं ए जे लिखूंगा तो एल लेंथ लिखूंगा, और जब मैं जे से लेकर बी तक लिखूंगा तो लेंथ लिखूंगा 100 माइनस एल। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इससे पी अपॉन क्यू क्या आता है, देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट P अपॉन Q इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। ये आ गया, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, क्या बचता है, एल अपॉन 100 माइनस एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। P अपॉन Q इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये निकल गया हमारे पास। लेकिन अभी तक तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन लगाई नहीं, जबकि हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कैसे अब इसको लगाएं, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहती है, नाउ व्हेन galvanometer shows no deflection, when galvanometer shows no deflection, जब डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता तो उस केस में क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इक्वेशन नंबर 2, तब P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब P अपॉन Q R अपॉन S के भी बराबर है, P अपॉन Q L अपॉन 100 माइनस L के भी बराबर है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। Therefore from equation 1 and 2 we get, क्या मिल गया आपको, R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L।
दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आता है आपके पास R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गया। हमारे पास फाइनल निकल के आया R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल। फाइनल आंसर ये था आपके पास। अब इससे फायदा कितना है, आराम से कैसे हम एस निकाल सकते हैं। आर आपको पता लग जाएगा जब रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकालोगे, जितने ओम की निकालोगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो रख दिया हमने आर की जगह। एस आपको पता नहीं, लेकिन जैसे ही गैलोमीटर यहाँ बैलेंस होगा एल पता लग जाएगा। मान लो कि 40 सेंटीमीटर लेंथ ये पता लग गई, तो एल अगर 40 हो जाएगी तो नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो मुझे ये दोनों पता होंगे, मुझे आर पता है तो एस निकल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, दिस इज हाउ अ मीटर ब्रिज वर्क्स। ठीक है, अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं मीटर ब्रिज के लिए। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक चीज लिखी हमने मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब आपको ये तो पता है कि इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि 1 मीटर के लेंथ की वायर है इसलिए मीटर ब्रिज है। लेकिन आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे मिल सकते हैं जहां पर इस लेंथ को 1 मीटर से ज्यादा लिया गया हो सकता है कि आपको वायर की लेंथ 250 सेंटीमीटर बोल दें। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये मीटर ब्रिज है? अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मीटर ब्रिज तो तभी होगा जब 100 सेंटीमीटर की वायर होगी, लेकिन क्वेश्चन में 250 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर ब्रिज तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब क्या बोलेंगे इसको? ये स्लाइड वायर ब्रिज तो अभी भी है, क्योंकि वायर के ऊपर स्लाइड तो जॉकी अभी भी करेगी। सो इन दैट केस इट इज स्लाइड वायर ब्रिज ओनली बट नॉट मीटर ब्रिज। इस केस में क्या है, इस केस में मीटर ब्रिज भी है और स्लाइड वायर ब्रिज भी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि एवरी मीटर ब्रिज इज स्लाइड वायर ब्रिज बट एवरी स्लाइड वायर ब्रिज इज नॉट अ मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है उसमें वायर स्लाइड तो करती है, जॉकी स्लाइड तो करती है वायर के ऊपर, तो ये मीटर ब्रिज है स्लाइड वायर ब्रिज पे। लेकिन अगर 250 सेंटीमीटर की वायर दे रखी है तो उस पर स्लाइड तो हो सकती है जॉकी, लेकिन वो मीटर ब्रिज नहीं है। तो इसका मतलब स्लाइड वायर ब्रिज तो है लेकिन मीटर ब्रिज नहीं है। क्लियर हो गई बेटा ये बात? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। आपको पता लग गया कि किस किस तरीके से वर्क करता है, काम क्या है इसका, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, बैलेंसिंग कंडीशन और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर वर्क करता है। ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट मीटर ब्रिज। बहुत ही ढंग से इसको सुनिएगा, समझिएगा, ढंग से पढ़िएगा। हम बहुत रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।